तो एक बार फिर से बंगाल जीतकर ममता बनर्जी ने 2024 में विपक्ष को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया है और विपक्ष की नेता बनने का भी उन्होंने कम से कम एक कदम आगे बढ़ाकर लोगों को यह संदेश दे दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। सिर्फ तमिलनाडु में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और वो भी अपनी सहयोगी पार्टी डीएमके के साथ। केरल और असम में कांग्रेस को इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही जगह कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पार्टी में उनके पद और भूमिका का भविष्य क्या है, क्योंकि क्या राहुल कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं या आगे संभाल पाने की स्थिति में होंगे या नहीं। केरल और असम दो ऐसे राज्य जहां कांग्रेस को चुनाव में जीत की उम्मीद थी और इसकी उम्मीद के सहारे दोनों राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ती भी नजर आई। राहुल गांधी खुद सक्रिय हुए, चुनावी रैलियां की और लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन इस कवायद का कुल नतीजा सिफर रहा। ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस की हार से राहुल गांधी एक बार फिर विरोधियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के साथ ही अब पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग उठने लगी है। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद पिछले 2 साल में ये पहला बड़ा एक चुनावी मामला था। 5 राज्यों के चुनाव हुए और जो नतीजे आए हैं उसमें वो सारे के सारे कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक है। निश्चित तौर पर हर चुनाव में जब हार होती है तो हम उसकी समीक्षा करते हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल को पूरी तरह से चैलेंज कर रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से हमारे पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। इस हार के बावजूद राहुल खेमे के नेता उन्हें ही अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। पहला निर्णय यह होना चाहिए कि तत्काल राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए। जाहिर है कि यह मांग पार्टी के भीतर विरोध का सुर उठाने वाले नेताओं को नागवार गुजरेगी। इस हार से कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट खेमा फिर से मुखर हो सकता है, जो पहले ही कहता रहा है कि राहुल की लीडरशिप में पार्टी सफलता के लिए कितना इंतजार करेगी। राहुल गांधी केरल से ही सांसद भी हैं। ऐसे में केरल की हार से उनका नाम सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ है, जो सत्ता में वापसी करती दिख रही है, लेकिन इस जीत का श्रेय स्टैलिन के सिर है। वहीं बंगाल में तो कांग्रेस अपनी साख भी नहीं बचा सकी। बावजूद इसके अपनी पार्टी की हार की समीक्षा की बजाय कांग्रेस नेता बीजेपी की हार पर ही खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया। जाहिर है ऐसे ही रुख ने कांग्रेस को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से राहुल गांधी के भविष्य का फैसला अधर में लटका हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस ने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं किया और सीधे सीधे सवाल राहुल गांधी पर आ गया कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, राहुल गांधी का क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो चाहा था वो तो नहीं हो पाया। बीजेपी ममता को सत्ता से हटाकर वहां सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, जीत हासिल करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी ने लेकिन जीत का परचम एक बार फिर से लहरा दिया। असम में एक बार फिर से कमल खिल गया है, लेकिन बीजेपी की जीत के साथ ही ये सुगबुगाहट भी अब शुरू हो गई है कि असम में क्या मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ही रहेंगे या कोई और, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा। क्या मुख्यमंत्री बदलेगा असम में? दस दलों का गठबंधन हुआ, 5 साल की सत्ता पर सवाल हुआ। राहुल ने प्रचार में ताकत झोंकी, लेकिन इन सब के जवाब में बीजेपी ने असम में वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई और गैर कांग्रेसी सरकार नहीं कर सकी। सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में असम में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई है और बीजेपी इस जीत की वजह
5 साल में प्रदेश में किए गए अपने काम को बता रही है। जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है उसे किसी न किसी प्रकार भारी या कम मात्रा में एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब की बार 2021 में हम जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रो इंक्यूबेंसी, न कि एंटी इंक्यूबेंसी बल्कि प्रो इंक्यूबेंसी के बल पर चुनाव लड़ रही है। और ये एक असाधारण बात है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें काम करते देखा है, हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके साथ दिन रात रहे हैं। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा सरकार के पीछे पार्टी की वो रणनीति रही जिसने कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों के सपनों पर पानी फेर दिया। नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बदरुद्दीन अजमल पर लगातार निशाना साधते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही। कंधे पर बैठकर भी अगर वो सत्ता में आए तो कल फिर से एक बार घुसपैठ होनी है, जो अपने पैरों के तले असम की संस्कृति को रौंदे, असम के साहित्य को खत्म करे, असम के संगीत को। चुनाव की शुरुआत में भले ही बीजेपी नागरिकता कानून को लेकर खुलकर अपनी राय नहीं रख रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लेकर आई। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए नागरिकता कानून लागू करने की बात कही। असमिया वोटरों के अलावा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति भी सफल रही। कार्बी, दिमासा, मिशिग, राभा और तिवा समुदाय के मतदाता भी पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा और हेमंत बिस्वा शर्मा की जमीनी पकड़ ने बीजेपी की जीत की पूरी पटकथा लिखी। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लोगों के मन में कुछ संशय बना हुआ है, क्योंकि चुनावी रैलियों में दबी जुबान से ही सही हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को अगले सीएम के तौर पर ही पेश कर रहे थे। अगर असम में जीत के बाद अब उनकी ओर से खुलकर ऐसा कोई दावा पेश किया जाता है तो असम में सीएम पद पर पार्टी के 2 दिग्गज आमने सामने आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।